13 करोड़ यूजर थे इंडिया में फैंटेसी गेमिंग के 2021 में, जो 2016 में सिर्फ 20 लाख के आसपास थे। इस रैपिड ग्रोथ की वजह से आज इंडिया में 100 से भी ज्यादा एक्टिव फैंटेसी एप्स ऑपरेटर हैं। पहले जहां ये ऐप सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर फोकस थी, वो अब फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, कार्ड गेम से लेकर हमारी कंट्री में लेस पॉपुलर स्पोर्ट्स लाइक अमेरिकन बेसबॉल एंड बास्केटबॉल को भी कवर करती हैं। बड़े बड़े इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स, लीग्स एंड इंटरनेशनल इवेंट्स को स्पॉन्सर करने वाले सेक्टर अब इतना बड़ा हो चुका है कि 2025 तक आते आते इसका मार्केट साइज 15,200 करोड़ रुपए का हो जाएगा। गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस की डिबेट में रहने वाले ये ऐप्स लोगों को थोड़े पैसे लगाकर करोड़ों रुपए और बड़े बड़े इनाम जीतने का अट्रैक्टिव ऑफर देती हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये ऐप्स इतनी पॉपुलर क्यों हैं और क्या आपको सच में इन बड़े बड़े ऑफर्स को देखकर फैंटेसी गेमिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। फैंटेसी गेमिंग की शुरुआत दिसंबर 1886 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन शहर से हुई थी, जहां रिक्रिएशन क्लब ऑफ ब्रुकलिन कहे जाने वाला एक ग्रुप वुडन टेबल पर बेसबॉल गेम खेलता था, जो सेबरिंग पार्लर बेसबॉल के नाम से काफी पॉपुलर था। 1960 के आसपास फैंटेसी गेमिंग यूएसए में काफी पॉपुलर होना शुरू हुई, जिसमें अमेरिकन फुटबॉल एंड बेसबॉल दो मेन स्पोर्ट्स थे। इंडिया में फैंटेसी गेमिंग की शुरुआत 2001 में हुई, जब ईएसपीएन ने अपने क्रिकेट फैंटेसी गेम सुपर सेलेक्टर को लॉन्च किया। यह पहला क्रिकेट फैंटेसी गेम था जहां यूजर डिफरेंट प्लेयर्स के साथ अपनी फैंटेसी टीम को क्रिएट कर सकते थे। 2008 में जिस साल आईपीएल शुरू हुआ, उसी साल इंडिया के फिलहाल सबसे बड़े फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 को लॉन्च किया गया। इसके को फाउंडर हर्ष जैन जब इंडिया वापस आए तो उन्होंने रियलाइज किया कि अमेरिका और कनाडा में जहां फैंटेसी गेमिंग फैंस एंड स्पोर्ट्स के बीच में एक पॉपुलर इंटरकनेक्टिंग मीडियम है, ये ट्रेंड इंडिया में टोटली मिसिंग था। तो उन्होंने भावित सेठ के साथ मिलकर ड्रीम 11 को को फाउंड किया। स्टार्टिंग में ड्रीम 11 एड जनरेटेड रिवेन्यू मॉडल पर वर्क करता था, लेकिन यह मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया और बाद में ड्रीम 11 ने एड जनरेटेड मॉडल से फ्रीमियम मॉडल में स्विच किया, जिससे उन्हें काफी ग्रोथ देखने को मिली। और उसके बाद जितने भी फैंटेसी गेमिंग एप्स लॉन्च हुए, मैक्सिमम इसी फ्रीमियम मॉडल को फॉलो करने लगे। यूएस में नेशनल फुटबॉल लीग, मेजर लीग बेसबॉल एंड नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन को कैटर करने वाली ड्राफ्ट किंग्स एंड फैंडुअल दुनिया के दो सबसे बड़े फैंटेसी गेमिंग फर्म्स हैं। वहीं इंडिया में ड्रीम 11, एमपीएल, माई 11 सर्कल, माई टीम 11, विजन 11, फैन फाइट, बल्लेबाजी कुछ पॉपुलर गेमिंग एप्स हैं जो मेनली क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी पर फोकस करते हैं। फैंटेसी गेमिंग एप्स सीजन लॉन्ग ड्राफ्ट सिस्टम और डेली फैंटेसी लीग इन दो कैटेगरीज में वर्क करती हैं। मेजॉरिटी ऑफ फैंटेसी गेमिंग डेली फैंटेसी लीग यानी डीएफएल सिस्टम पर वर्क करती है, जहां पर स्पोर्ट्स फैंस अपकमिंग मैच के लिए अपोजिट टीम के रियल प्लेयर्स के कॉम्बिनेशन से एक वर्चुअल टीम क्रिएट करते हैं। ये टीम डिफरेंट कॉन्टेस्ट एंड लीग्स में एंट्री फीस के थ्रू पार्टिसिपेट करती है। मैच शुरू होने से पहले एक टाइम पर टीम्स को फ्रीज कर दिया जाता है ताकि उनमें कोई चेंजेस ना किया जा सके। फिर पार्टिसिपेंट्स को उनकी वर्चुअल टीम की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रेटिंग दी जाती है, जो एक्चुअल प्लेयर्स की रियल परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। लाइक बैट्समैन कितने रन बनाता है, बॉलर कितने विकेट लेता है, प्लेयर कितने रन आउट करता है या फिर कितने कैच पकड़ता है। ये सब फैक्टर वर्चुअल टीम की रेटिंग को अफेक्ट करते हैं। कैप्टन को 2 गुना और वाइस कैप्टन को 1.5 गुना पॉइंट दिए जाते हैं और सबसे ज्यादा पॉइंट अर्न करने वाली टीम इन द एंड विनर डिक्लेयर होती है, जो उस पूल का सबसे बड़ा प्राइज जीत जाती है। यूजर्स को यह वर्चुअल टीम बिल्ड करने के लिए अलग अलग कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर एंड ऑलराउंडर का एक सेट कॉम्बिनेशन बनाकर ही आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाईली पॉपुलर इन एप्स को लेकर दो अलग अलग थिंकिंग है। एक ग्रुप है जो इसे गेम ऑफ चांस मानता है, वहीं दूसरा ग्रुप है जो मानता है कि ये गेम ऑफ स्किल है। कई बार यूजर हैवी लॉसेस के बाद इस मैटर को कोर्ट तक भी लेकर गए, लेकिन अलग अलग स्टेट्स के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इन एप्स में खेले जाने वाले गेम्स को गेम ऑफ स्किल ही माना है। इवन एमआईटी में पब्लिश एक रिपोर्ट में भी माना गया है कि इन गेम्स में स्किल फैक्टर अपना रोल प्ले करता है। जो यूजर अपनी गेमिंग स्किल का यूज करते हैं वो प्योर लक पर खेलने वाले गेमर से अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये एप्स 1867 के इंडियन पब्लिक गेमिंग एक्ट के सेक्शन 12 का यूज करते हुए इंडिया में लीगली अपना बिजनेस रन करती हैं, क्योंकि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जिस किसी भी गेम में जीतने के लिए आपको अपनी स्किल्स का यूज करना पड़े, उसे गैम्बलिंग के अंडर में नहीं रखा जा सकता। फैंटेसी ऐप यूजुअली आपसे आपकी पार्टिसिपेशन अमाउंट का 10 से 20% चार्ज बतौर प्लेटफॉर्म या सर्विस भी लेती हैं और बाकी बची हुई अमाउंट का इस्तेमाल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है। इसलिए जितने ज्यादा कॉन्टेस्ट होंगे उतने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आएंगे और उतने ही ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होगा। यही वजह है कि इन फैंटेसी गेमिंग एप्स पर आपको हर छोटे से लेकर बड़े सभी तरह के कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाएंगे और बढ़ते यूजर बेस की वजह से इन एप्स का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे हर साल जीएसटी एंड टीडीएस कलेक्शन भी इंक्रीज होता है। साल 2008 से 2022 के बीच में 2800 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन हुआ, जो 2023 से 2027 के बीच में 14,700 करोड़ तक पहुंच जाएगा। वहीं 2018 से 2022 के बीच में इन एप्स के द्वारा 1700 करोड़ रुपए का टीडीएस टैक्स कलेक्शन हुआ। ये गवर्नमेंट एंड फैंटेसी गेमिंग एप्स दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है।
हालांकि फिलहाल के लिए उड़ीसा, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर फैंटेसी गेमिंग पर बैन लगा हुआ है और इन ऐप्स में फाइनेंशियल रिस्क भी इन्वॉल्व है। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि ये ऐप्स इतनी पॉपुलर हैं? इंडिया में आईपीएल के सुपर हिट होने के बाद हमें अलग अलग स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल की भी लीग्स देखने को मिली हैं, जिसको देखते हुए इन ऐप्स ने भी अलग अलग स्पोर्ट्स में डाइवर्सिफाई किया है। इसी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से फैंटेसी गेमिंग ऐप्स काफी पॉपुलर हुए हैं। हालांकि क्रिकेट ही मेन रीजन है जिससे फैंटेसी गेमिंग ऐप्स को इंडिया में इतनी ग्रोथ मिली है। इंडिया में 4G रिवॉल्यूशन आने के बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी गई। अफोर्डेबल स्मार्टफोन, इंटरनेट यूजर बेस में एक्सपेंशन, लो डाटा प्राइसेस, इजी ट्रांजैक्शन मेथड लाइक यूपीआई भी इन ऐप्स के पॉपुलर होने का मेन रीजन है। हार और जीत डायरेक्टली ह्यूमन साइकोलॉजी से कनेक्टेड होती है और यही रीजन है कि जब हम हारते हैं तो हमें लगता है कि नेक्स्ट मैच खेलकर हम अपना लॉस रिकवर कर लेंगे। वहीं अगर हम जीत जाते हैं तब भी हमें लगता है कि नेक्स्ट मैच में भी हम जीतेंगे, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसका अपोजिट ही होता है, जो इन फैंटेसी गेमिंग ऐप्स के एडिक्शन का मेन रीजन है। इनफैक्ट एज पर इंडस्ट्री एस्टीमेट मेजॉरिटी ऑफ यूजर जो पेड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं 3 से 4 साल के लंबे टाइम स्पैन में सिर्फ 10,000 या उससे कम रुपए ही जीत पाए हैं। 2016 की स्टार्टिंग में जहां फैंटेसी गेमिंग ऐप्स पर 20 लाख रजिस्टर्ड यूजर थे, वो 2021 आते आते 13 करोड़ हो चुके थे। यही कारण है कि ये फैंटेसी गेमिंग ऐप्स यूथ के बीच में इतनी पॉपुलर हैं। और इसका कंपैरिजन अगर हम यूएस एंड कनाडा से करें, 1998 से लेकर 2017 तक के 29 साल के लंबे टाइम पीरियड में सिर्फ 14% की केगर से रजिस्टर्ड यूजर 5 लाख से सिर्फ 5.9 करोड़ हुए हैं। भले ही ये फैंटेसी गेमिंग ऐप्स कितना भी गेम ऑफ स्किल कहकर खुद को प्रमोट करते रहें, लेकिन एक लक फैक्टर फाइनल रिजल्ट आउटकम में हमेशा इन्वॉल्व रहता ही है, क्योंकि आपकी वर्चुअल टीम का फाइनल रिजल्ट रियल प्लेयर्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है। और कोई प्लेयर कितनी भी अच्छी फॉर्म में क्यों ना हो, उसकी कोई एब्सोल्यूट गारंटी नहीं है कि वो नेक्स्ट मैच में भी हाई परफॉर्मेंस दे पाएगा। इन आवर ओपिनियन विदाउट फैंटेसी गेमिंग भी आप स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सकते हो, जिससे आपके टाइम और पैसे दोनों की बचत होगी। अगर आप फैंटेसी गेमिंग खेलना ही चाहते हैं तो फ्री टू प्ले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, जो आपको ऑलमोस्ट हर एक फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, जो सच में एक अपनी स्पोर्ट्स स्किल को टेस्ट करने का बहुत सही ऑप्शन है। या फिर अगर आप पेड कॉन्टेस्ट खेलना ही चाहते हैं तो अपना लॉस लिमिट सेट करके खेलें, ताकि आप और आपकी फैमिली को कोई भी फाइनेंशियल और लाइफ रिस्क को सफर ना करना पड़े।